असलम नाजरीन, अब घबराने का वक्त आ चुका है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई की जो आखिरी उम्मीद की किरण थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जस्टिस आएगी बकौल पीटीआई के, वो नहीं आ सकी। रिज़र्व सीट का मामला हमने आपको कल कहा था कि हतमी तौर पे किसी तरफ चला ही जाए ताकि अवाम नास को तो पता चले वो कहाँ खड़े हुए हैं, जमातों को पता चले वो कहाँ खड़े हुए हैं, जमहूरियत को पता चल जाए कि मैंने पाकिस्तान में रहना है कि नहीं रहना। और जो रिज़ल्ट आया उसके बाद हम पहले आपके सामने फैक्ट्स रख देंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा तबसरा कर देंगे कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है। 77 रिज़र्व सीट्स रिस्टोर हो गई हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट की थी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट की कोalition को और बाकी जमातों को, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। नेशनल असेंबली रिज़र्व सीट्स वुमेन की 19, माइनॉरिटी सीट्स 3। प्रोविंशियल असेंबली की रिज़र्व सीट्स केपी की 21 औरतों की, 4 माइनॉरिटी की। पंजाब असेंबली की 24 औरतों की, 3 माइनॉरिटी की। सिंध असेंबली की 2 औरतों की, 1 माइनॉरिटी की। अब हम आपको एलोकेशंस बता देते हैं। पंजाब असेंबली के अंदर 23 सीटें पीएमएलएन को मिलेंगी, पीपीपी को 2, पीएमएलक्यू और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी यानी आईपीपी को 1-1 मिलेगी। सिंध असेंबली में पीपीपी को 2 मिलेंगी, एमक्यूएम को 1। केपी असेंबली में जो 25 वेकेंट सीट्स थी उनमें से 21 औरतें और 4 मर्दों की थी, 5 अलॉट हो गई हैं, पीपीपी को 1, पीएमएलएन और जेएएफ को 2-2 ईच। जो परमिटेशन बन रही है उससे 2/3 मेजॉरिटी रूलिंग कोalition की बन गई है, यानी कि अब वो कानूनी तौर पे कोई भी आइनी तरमीम पेश कर सकते हैं। बिल्स तो वो मंजूर करा ही सकते थे, लेकिन अब वो आइनी तरमीमें पेश कर सकते हैं, यानी कि अब आप एक ऐसे स्टेट में आ गए हैं जहाँ पे कोई रुकावट नहीं है सरकार को अपनी मनमर्जी करने के लिए, और एक आइडियल सिस्टम बन गया है सरकार के लिए कि वो कोई भी बिल, मेजर रिफॉर्म बुलडोज कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन का मौजूद होना बहुत क्रिटिकल होता है, वरना आप एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब इस 2/3 मेजॉरिटी से आप वर्चुअली एक वन पार्टी सिस्टम के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। कोई बहस होगी तो वो कोalition के अंदर ही होगी कि पीपीपी कहेगा जी ये कर दो, नून कहेगा हम यूँ कर रहे हैं, ये बहस है। पीटीआई क्या सोचती है अब वो कम्प्लीटली इरेलीवेंट हो चुका है। केपीके में सिचुएशन ऐसे बन गई है कि अगर 11 सीटें मज़ीद किसी तरह बाय हुक या बाय क्रुक, पाकिस्तान की सियासत में ये दोनों ही चल रहे होते हैं, अगर पीटीआई की खींच ली जाए, उनको अलाइन कर लिया जाए अपोजिशन पार्टियों के साथ, तो गंडापुर की अपनी चीफ जस्टिसशिप की सीट क्वेश्चन में आ जाती है, अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश हो सकता है। यानी कि जहाँ सूबे के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी जिसकी बेस के ऊपर वो लोग इकट्ठे कर सकते थे, रैली कर सकते थे गवर्नमेंट प्रोटेक्शंस के साथ, उसकी सीट ही क्वेश्चन में आ गई है, यानी कि तलवार उनके सर पे लटकी हुई है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया कैंपेन, लोग तज्जिए नगार ये कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब तो बहुत ही ज़्यादा नौकरी में आगे चले गए, बजट भी पास कर दिया, बजट के पैसे भी सेंटर को दे दिए जो बनते थे, मतलब वो वेट ही किसी चीज़ का नहीं कर रहे। अब उनके सर पे तलवार भी लटकी हुई है सीट की। अब इस अली मीन गंडापुर और इस केपी की असेंबली से आप तवक्को करते हैं कि वो धरने देंगे? आप तवक्को करते हैं कि वो इस्लामाबाद डी चौक जाके बैठेंगे? आप तवक्को करते हैं कि वो इमरान खान साहब को रिलीज़ करवा लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हुए पीटीआई की जमात को अब यकीन आना शुरू हो गया कि हमें रिलीफ नहीं मिलनी कोर्ट से, खान साहब को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलनी। और ये को रातों रात नहीं हुआ, 48-72 घंटे में बंदा कि सानू पता ही नहीं चला। ये 2 साल से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, और तकरीबन 6 महीने 8 महीने साल बाद तज्जिया नगार, अवामो नास, इवन पीटीआई के अपने लोग कह रहे थे कि जी मफाहमत के ज़रिए आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होती हैं। एक सड़क है जुडिशरी की, एक सड़क है स्ट्रीट प्रोटेस्ट की, एक सड़क है सिविल डिसोबीडियंस की, और एक सड़क है मफाहमत की, जीएचक्यू की। तीनों सड़कों पे डक्के लग चुके थे आज से साल पहले। पता नहीं पीटीआई को क्यों नज़र आ रहा था। उन्होंने एक 5वीं सड़क ईजाद की थी इंटरनेशनल प्रेशर की। चले आपने वो तजर्बा भी कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साबित किया वो तो अपने बाप का सगा नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट ट्वीट्स के अंदर उसने ये कह दिया कि जी खामेनी नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ईरान को बहुत मार पटी है और इसराइल को भी मार पटी है, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड एलाय, अपनी औलाद को भी उसने कहा इन्होंने बहुत कुट पई है, मैं ही चौधरी हूँ, बाकी सब फारग है। तो इससे आप क्या तवक्को कर रहे थे? ठीक है, पूरा सोशल मीडिया नैरेटिव आपने बिल्ड किया इनकरेक्टली। सो आपने अवामुन नास को नहीं बताया कि यार ये रोड ब्लॉक्स लग चुके हैं, ऑप्शन ही कोई नहीं। अब आप जब वो जहन साजी करने जाएंगे तो आपने अवाम को इतना रेडिकलाइज कर दिया है
कि अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है उनको वापस लाना। अली मीन गंडापुर अगर मफाहमत की बात कर रहा है बैक चैनल से, बैरिस्टर सैफ कर रहा है या कोई और पीटीआई में कर रहा है, आप उन्हीं को गालियाँ दे रहे हैं। ये मोदी वाली बात होगी, ये कहते हैं पाकिस्तान ने हमारे भी हमला कर दिया। ये अली मीन गंडापुर की फीलिंग्स हैं कि भाई मैं सीएम, मैं पागल हो रहा हूँ, टीयर गैस भी खा रहा हूँ, डंडे भी खा रहा हूँ, लोगों को मोटिवेशन भी दे रहा हूँ, डील भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ही आप गालियाँ दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम थी रेडिकलाइजेशन से। दिस वॉज द प्रॉब्लम जो पीटीआई ने इवेंचुअली फेस करनी थी। ये नून लीग ने भी की है। 99 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कू हुआ है, वो जेल में है, तो नून लीग कारकुन सड़कों पे थे, उनके लीडरान डंडे खा रहे थे कि हमारा लीडर जो है क्या बात है उसकी। लीडर ने डील की, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद नून लीग के पॉलिटिशियन और वोटर ने क्या रियलाइज़ किया कि हमें नून लीग से प्रिंसिपली इख्तलाफ है कि वो प्रिंसिपल्ड लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट का काम अच्छा है और हमें पीपीपी नहीं चाहिए, तो वोट करो, पागल ना हो इनके पीछे। ये रियलिटी है। पीटीआई का जो क्रेज़ था लोगों के अंदर कि हम अपनी जान दे देंगे इनके लिए, माल दे देंगे इनके लिए, लोगों ने दे के दिखाया। लोगों ने अपनी पर्सनल इकोनॉमीज तबाह करवा ली इनके पीछे। लेकिन जब पीटीआई एज जमात को पता है कि आज से 1 साल पहले हर एंगल ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप लोगों को फिर किस रोड पे चढ़ा रहे हैं। हुआ क्या कि पिछले 1.5 महीने में जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी स्टेट का स्टेटस था वो इतना वाजे हो गया दुनिया को। दुनिया ने भी कहा कि यार शायद अभी रेवोल्यूशन का टाइम नहीं है। इंडिया भी चार दौड़ा है, इसराइल ईरान में पहुंचा हुआ है, अमेरिका बिल्कुल एक पागल हाथी की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो हमारे अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गए तो क्या होगा। हम ईरान की बारी आपको बार बार क्या कह रहे थे, खामनी गवर्नमेंट की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे कहेंगे ना वो गिनवाना शुरू कर देंगे। वहाँ पे जुल्म और बबरियत होती है, औरतों के हकूक़ सप्रेस हो रहे हैं, मॉरल पुलिस सड़कों में फिर के डंडे बरसा रही है, लोगों को शहीद कर देती है। लेकिन अगर खामनेई की गवर्नमेंट गिरती है तो ईरान केओस में चला जाता है। तो आपको तरीके से अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इंटरनली सॉल्व करते हुए जाना है। वो मफाहमत के बगैर हो ही नहीं सकता अब। और जिस नहज पे हमारा स्टेट पहुंच गया है, तो मेरा ख्याल है अब पीटीआई ने अपने लिए मफाहमत की भी ऑप्शन बंद कर ली है। अल्लाह ना करे। हम शुरू से ईमान पे कह रहे हैं कि जनाब हम तो चाहते हैं अल्लाह किसी तरह को तरीका बनाए, पीटीआई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, इमरान खान अपोजिशन की लीडर बने, पार्लियामेंट में बहस तकरीर हो, बजट पे तकरीर हो। ये जो बजट आपका अप्रूव हुआ है अभी, ये कितना खौफनाक बजट है। मैं ऐसी एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ खौफनाक होने की। ईसीसी ने 50% गैस चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए। 50%, 100 हो गया 150। और जो आपकी वो कम्युनिटीज़ थी जो प्रोटेक्टेड थी इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन, उनके अंदर 200 रुपया इजाफा हो गया, यानी कि 400 की चीज़ 600 की हुई गैस की। ये आईएमएफ की डिमांड मीट करने के लिए हुआ है। मैं इतने खौफनाक बजट में अगर इमरान खान अपोजिशन लीडर होते, बाहर होते, अवामी तहरीकें लीड करते, तो गवर्नमेंट में प्रेशर तो होता कुछ करने का। अब वो है ही नहीं। अब 2/3 अक्सरियत भी उनकी आ गई है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट 2/3 अक्सरियत ले, इलेक्शन में धांधली ना हो, तो फिर अवामुन्नास मुश्किल फ़ैसलों के पीछे खड़ी हो जाती है। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन धांधली के ज़रिए जीती हो, और ये मेन स्ट्रीम नैरेटिव हो कि वो धांधली के ज़रिए जीते हैं, आप इरशाद भट्टी को सुन लें, किसी को सुन लें, सब कहते हैं जी धांधली हुए 2024 के इलेक्शन में। तो फिर जब वो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है ऐसे, बजट्स बनाती है टफ, तो फिर अवामुन्नास के पीछे नहीं खड़ी हो सकती। इकॉनमी तब चलती है जब आपकी आम सिटीजनरी, इन्वेस्टर क्लास का कॉन्फिडेंस होता है इकॉनमी में। अभी सिर्फ और सिर्फ एक पावर कंसोलिडेशन का एफर्ट किया जा रहा है कि पावर किसी तरह कंसोलिडेट कर ली जाए, हुकूमत का टेन्योर इंश्योर हो जाए। वो अब हो गया है लीगली स्पीकिंग। वैसे तो पहले से सिक्योर था, लेकिन लीगली स्पीकिंग सिक्योर हो गया। अब आपकी इन्वेस्टर क्लास को शायद कॉन्फिडेंस मिले कि ठीक है यार, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, पॉलिसियाँ बना रही हैं। तो आप अगले 1-1.5 साल में देखेंगे बाकायदा नैरेटिव कि ठीक है यार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कम से कम तसलसल तो है, मईशत तो चल सकती है। तो हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया मईशत के लिए एज अपोज टू असूल के लिए। जी।
सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। हमने डेमोक्रेसी एज ए प्रिंसिपल को बैक सीट दे दी है कि शायद हमारी इकॉनमी चल जाए, लेकिन आज हम आपको ईओ ने बता देते हैं कि आपकी इकॉनमी भी नहीं चलेगी। उसकी वजह हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो हम 70 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी में करते रहे हैं। देखें ना, इकॉनमी चलाने के लिए कुछ डिफरेंट करना होगा। हम अभी भी रिटेल इकॉनमी बनना चाहते हैं। हमारे जो मेजर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स थे SIFC के ज़मीन ज़रखेज़ करने के 2 साल प्लस हो गए हैं, उसमें रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उन प्रोजेक्ट्स में रिज़ल्ट तकरीबन 10 साल बाद आना होता है। सो अनटिल दैट टाइम अपने मुश्किल दिन ही चल रहे हैं। एज़ फार एज इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, गैस चार्जेस की हाइक हमने आपको बता दी है, बिजली की कीमत में इंक्रीज़ आपको पता चल गया, तो आप कम्पीट कैसे करेंगे? हाँ, जो एक हमारा गेम चेंजर है, जो PPP के 2008 के दौर में ट्रू था, नून के 13 के दौर में ट्रू था, PTI के 18 के दौर में ट्रू था, आज की PDM 2 के दौर में ट्रू है, वो ये है कि अगर गवादर रीइन्विगरेशन होती है, पर वो भी 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट है। सो इन द शॉर्ट रन कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही, और इस रिलीफ के लिए ज़रूरी था कि एक पॉपुलर लीडर प्राइम मिनिस्टर हो, ताकि अवाम इस मुश्किल वक्त में ये सोच के कि अच्छे दिन आएंगे काट सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के स्टार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। उन्होंने आते साथ ही कहा कि मैं करप्शन इतने दिनों में ख़त्म कर दूँगा। वो नैरेटिव पूरा उन्होंने चेंज किया, बताया कि मुझे टाइम लगेगा, लेकिन लीडर इतना पॉपुलर था कि अवाम वेट करने को तैयार थी। अवाम ने उनको तीसरी बारी भी दी थी। उन्होंने नोटबंदी जैसा स्टूपिड डिसीजन किया, कई और डम डिसीजन किए, अवाम ने फिर भी साथ दिया। डेमोक्रेसी का एडवांटेज ये होता है कि सियासतदान के साथ अवाम खड़ी हो जाती है, तब तक खड़ी रहती है जब तक उसको उसमें ट्रस्ट होता है। जब वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाए तो फिर अवाम किसी और को वोट करती है। अब इसी सारे दौरान मरीम साहिबा ने कल 3 घंटे की तकरीर दी पंजाब असम्बली में। तकरीर के दौरान अपोजिशन बू करती रही, शोर मचाती रही। गवर्नमेंट के सपोर्टर जो गवर्नमेंट में थे उन्होंने मरीम साहिबा के शान बुलंद उसमें नारे लगाते रहे। तकरीर के अंदर मरीम साहिबा ने एक बात की, जो ये वो लैंग्वेज है जो हमारी सियासत में नहीं होनी चाहिए, स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर में नहीं होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली ये PTI भी कर रही है, नून भी कर रही है, PPP भी कर रही है। ये लेगेसी ख़त्म हो जानी चाहिए। ये एक डिस्कस्टिंग लेगेसी है, और मैं बताऊंगा कि ये लेगेसी दुनिया भर में भी आ गई। एक मिसाल दूंगा इसके बाद। उन्होंने कहा जो नारे लगाते थे कि माइनस नवाज़ हुकूमत होगी, आज खुद माइनस हो गए, और इवन अलीमा खान साहिबा ने इसको एक्नॉलेज किया, यानी कि अलीमा खान साहिबा की माइनस इमरान खान की स्टेटमेंट को एक्नॉलेज किया उन्होंने बाकायदा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है फंडामेंटल। इमरान खान साहब माइनस कोई जमहूरी तरीके से तो नहीं हुए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का जो वर्डिक्ट आया था कोई जमहूरी तरीके से तो नहीं हुआ था। तो मरीम साहिबा तस्लीम कर रही हैं कि जिन्होंने नवाज़ को माइनस करना था उन्होंने आज इमरान को माइनस कर दिया। ये सबसे बड़े सूबे की चीफ़ मिनिस्टर हैं जिनको दुनिया ऑब्ज़र्व कर रही होती है। आज अमेरिका को आप में मफाद नज़र आ रहा है तो ये सिस्टम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल को जब आप में मफाद नज़र नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया होगी, थोड़ी नॉर्मलाइजेशन विद चाइना होगी, तो यही आपका सिस्टम आपके ख़िलाफ़ ऑपरेट करना शुरू कर देगा। इसीलिए जमहूरियत ज़रूरी होती है कि आप लोगों के वोट के ऊपर आए हों। ये एक प्रॉब्लम है जो नून लीग आज तक नहीं सीख पाई। नून लीग को वोट मिलते हैं तो गर्दन में सरिया आ जाता है, नून लीग को वोट नहीं मिलते तो वो दूसरे रिश्ते से आ जाते हैं। दोनों टेन्योर्स में वो कभी भी अवाम के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते। मरियम साहिबा ने ये भी कहा कि मेरा सियासत में कोई राइवल नहीं है।
ये उन्होंने तकब्बर के तौर पे नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपनी फैमिली की लेगेसी को देख के चलती हूँ, मेरा बेंचमार्क नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है और मैं उनके साथ कंपटीशन में हूँ डिलीवरिंग सर्विसेज टू द पीपल। ये बहुत खौफनाक स्टेटमेंट है कि अगर आपका मेयार शहबाज शरीफ साहब पर काम करने वाला है तो फिर आपको भी 22-22 घंटे काम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो दास्तान करप्शन की कायम हुई थी 90s के अंदर, क्या वो रिपीट होने जा रही है? हमें एक एक्नॉलेजमेंट देनी होगी कि आपने एनआरओ लिया था, उस एनआरओ के तहत आप लोगों ने अपने केसेस माफ़ करवाए थे, आप उसमें बरी और जुमा नहीं हुए थे, माफ़ करवाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट बहुत अजीब है। ये उसी तरह जिस तरह बिलावल ने पार्लियामेंट में कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, एज इफ़ पुराना पाकिस्तान को शाइनिंग डायमंड था जो खो गया था हमसे। तो ये इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स हैं। ये प्रॉब्लमेटिक दुनिया भर में, बाय द वे। तकरीबन 72 घंटे पहले चार्ली कर्क, एक बहुत बड़े राइट विंग इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ साल पहले कुछ मुसलमानों ने 9/11 परफॉर्म किया था और इतने लोग कत्ल हो गए थे उसके अंदर, और अब एक मुसलमान जो है वो मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बनने लगा। यानी कि उन्होंने कहा कि वो 9/11 के टेररिस्ट और ये मेयर जो है किसी तरह बराबर है। ये इररिस्पॉन्सिबल घटिया लैंग्वेज होती है और ये अब पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हुई जा रही है, एक दूसरे को इस तरह एड्रेस करना, और इसी की वजह से लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। ऑल इन ऑल, पीटीआई के ऊपर जो काटा था फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो और स्ट्रेंथन हो गया, गवर्नमेंट को और पावर मिल गई है। केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर की सीट मज़ीद क्वेश्चन में आ गई है, तो जमहूरियत ने बैक सीट ले लिया और आमरीत सर चढ़ के बोल रही है, और इसके अंदर पीटीआई की जगह बहुत तंग कर दी गई है। अब पीटीआई क्या करेगी रिस्पांस में, या क्या कर सकती है? पीटीआई सड़कों पे आ सकती है या पीटीआई डील कर सकती है, बाकी सब ऑप्शंस अब ख़त्म हो चुकी है। ना ईसीपी आपको रिलीफ देगा, ना कोर्ट्स रिलीफ देंगे, ना ही क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया आपके लिए कोई रिलीफ पॉइंट क्रिएट करेगा। सोशल मीडिया के आप जंग लड़ रहे हैं वो आपकी जारी रहेगी, ना ही कोई इंटरनेशनल बॉडी आपकी मदद करने आएगी। स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने की सकत अब रही नहीं आपकी, ये भी एक रियलिटी है। क्योंकि जिधर से आपने अपनी कवरेज लेनी थी केपी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर ही क्वेश्चन में आ गए। हाँ, या तो पीटीआई चीफ मिनिस्टर को खुद चेंज कर दे और कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर ले आए जो बिल्कुल तैयार हो सर धड़ की बाजी लगाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं होगा। जितने इन रोड्स स्टेट के बन चुके हैं हर जगह, मुश्किल होगा आपके लिए। तो मफाहमत है, मफाहमत करें, लोगों को काम डाउन करें ताकि दोबारा जमहूरियत का प्रोसेस रीस्टार्ट हो सके। 90s के अंदर मैं पीटीआई का नैरेटिव एक्सेप्ट करते हुए कहता हूँ, 90s के अंदर दो जमातें थीं जो करप्ट थीं, पीपीपी और पीएमएलएन। वो आपस में जमहूरियत को नहीं चलने देती थी, उससे ओवरऑल अवामुन नास का नुकसान हुआ। मुशर्रफ का दौर देख के वो एक 8, 9, 10 साल का टेन्योर देख के उन्होंने फैसला किया कि यार हम गवर्नमेंट चलने देंगे, कम से कम शरारतें करते रहेंगे दूसरे के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट चलने देंगे। 8 से 13, 13 से 18 चली। तीसरी कुव्वत जब पीटीआई बीच में आई तो उन्होंने देखा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बीच में आ रहे हैं, इनको हमने डीरेल करना है। डीरेल करने का उनको एक ही तरीका समझ है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ कर लो। और अब आपके साथ 90s का दौर शुरू हो गया पीटीआई के साथ, आपकी गवर्नमेंट पूरी नहीं करने दी गई। यानी कि पाकिस्तान 2 कदम आगे चलता है तो 4 कदम पीछे जाता है। अब अगले 10 साल अगर हमारे 90s की तरह गुजरने हैं और उसके एंड में एक आमरीत आनी है, तो भाई मुझे तो ये मंजूर नहीं है। हमारे मुल्क में जो जमहूरियत की एक्सपेरिमेंट 47 से हो रही है आज तक, उसकी अब कोई परम्यूटेशन रह नहीं गई। हमने डिक्टेटर भी देख लिए हैं, पॉपुलर लीडर्स भी देख लिए हैं, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट भी देख ली है, बिजनेसमैन की गवर्नमेंट भी देख ली है, जागीरदारों की गवर्नमेंट भी देख ली है। अब रह क्या गया है? कौन सा तजर्बा रह गया जो इस मुल्क में होना है? हमने वन पार्टी सिस्टम भी देख लिया है। पीपीपी एक वन पार्टी सिस्टम के तहत चल रही थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो लिहाजा क्यों ना हम हकीकी जमहूरियत को चांस दें, और हकीकी जमहूरियत तक पहुंचने का रास्ता रेवोल्यूशन नहीं है। इस वक्त जो दुनिया की जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उसमें रेवोल्यूशन पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। रेवोल्यूशन के दौरान आपके जो नूक्स हैं वो वापस जाएंगे, आपको न्यूक्लियर एसेट्स गिव अप करने पड़ेंगे जब यहाँ पे एक तमाशा मचेगा रेवोल्यूशन का। जो लोग तुर्की की मिसाल देते हैं वो इनकरेक्टली देते हैं। अर्दोगान जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं लगे थे,
वो बाकायदा नीचे से पॉलिटिक्स से ऊपर आए थे, उनकी सपोर्ट बेस बहुत डिफरेंट है। फिर अर्दोगान के पास फ़ौज में टॉप ब्रास की सपोर्ट थी। जो कू अर्दोगान के ख़िलाफ़ किया गया था वो यंग ऑफिसर्स का था, तो वो क्रैकडाउन हो भी गया। यहाँ पे सियासी जमातें, इदारे सब के सब पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। ये कू उस तरह नहीं होता जिस तरह आप सोच रहे, जिस तरह आपने जनरल फैज़ हमीद की हमायत करके सोचा था कि शायद इनको चीफ़ बनाएंगे तो हमारा बड़ा बेहतरी हो जाएगी, तो लिहाजा चलो जी इस्लामाबाद पहुँचो चीफ़ के अपॉइंटमेंट से पहले। अब जब पता चला कुछ हो नहीं सकता तो फिर चुप करके आप वापस आ गए थे। तो इस तरह मत कीजिए, जमहूरियत को चांस दीजिए। और यही रिक्वेस्ट मेरी PMLN, PPP, जुडिशरी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की होगी कि सर हर तजर्बा हो गया, अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त दे दी है, दोबारा जंग में हमने परफॉर्मेंस दे दी है, इंटरनेशनल स्टेज पर रिकग्निशन हो रही है, तो काइंडली आवाम को भी आवाज़ दे दे। आवाम का मकबूल तरीन लीडर जेल में बैठा हुआ, तो प्लीज़ वो चीज़ें हम रिपीट ना करें जिसकी वजह से हमारा मुल्क डीरेल हुआ था। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।